Hello friends, welcome to our our study channel, San Physics Classes and I am Abhishek Dubey। जैसा कि आप लोग जो वीडियो देख रहे होंगे वो जान रहे होंगे इस समय अपनी फिजिक्स के क्लास 9 के 4 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। मोशन पहला, दूसरा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, तीसरा ग्रेविटेशन और चौथा फ्लोटेशन। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं हमारी फिजिक्स का, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 11 है। ये इसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क एनर्जी एंड पावर जिसकी हिंदी के होगी कार्य, ऊर्जा और शक्ति। वर्क की कार्य, एनर्जी की ऊर्जा, पावर की शक्ति। इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 01 होने वाला है, जो कि पहला लेक्चर है। तो इस चैप्टर के एक सिलेबस डिस्कशन वाला वीडियो आप देखे होंगे, तो आप जानते होंगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो उसे आज हम दोबारा ना बता के बस केवल यही इतना बताएंगे कि आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख के ही समझ सकते हैं कि इसमें वर्क पढ़ना पड़ेगा, एनर्जी पढ़ना पड़ेगा और पावर पढ़ना पड़ेगा। तो आज वाली वीडियो में हम अपनी वर्क कवर करेंगे। वर्क के क्या मतलब हुआ? कार्य। ठीक, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे इसकी क्या है, इसका फार्मूला पढ़ेंगे क्या होता है, ये सारी चीज़ें। फिर इसके टाइप्स पढ़ेंगे और उसके बाद में फिर कंडीशंस पढ़ेंगे, कंडीशंस फॉर अ वर्क। मतलब कार्य होने के लिए क्या क्या जरूरी शर्तें हैं, क्या क्या जरूरी कंडीशंस हैं, ये इतना पढ़ेंगे। और इसी के साथ फिर हमारा जो होगा इसका वर्क का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर वर्क के इंटरेस्ट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर 02 में। फिर अपने एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे, तो वो आगे जैसे जैसे आएगा वैसे बताएंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वर्क। तो वर्क की हिंदी क्या होती है? कार्य। वर्क की हिंदी होती है कार्य। जो वर्क आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जो वर्क शब्द और जो वर्क शब्द साइंस में यूज किया जाता है, दोनों में बहुत ज़्यादा भिन्नता होती है। डेली लाइफ वर्क वाले में जहाँ भी हम फोर्स लगाते हैं वहाँ मानते हैं कि हमने कुछ ना कुछ कार्य जो है वो कर दिया है। लेकिन फिजिक्स की डेफिनेशन में और वर्क में थोड़ा सा अंतर बढ़ जाता है। तो आप पहले डेफिनेशन नोट करें, फिर समझ में आएगा कि अंतर क्या है। तो लिखा जाएगा कि वर्क इज अ मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर्स, जो होता है, दैट अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड मतलब क्या होता है? चलना। इज मूव्ड ओवर अ डिस्टेंस, ओवर अ डिस्प्लेसमेंट। करिए डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा सही रहेगा, अभी बताएंगे क्यों डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा सही है, क्यों डिस्टेंस कम सही है, अभी देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट बाई एन एक्सटर्नल फोर्स, बाई एन एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स, बाहरी लगाए गए बल के कारण से। देखिए इसमें क्या है, वर्क की जो मेजर ऑफ एनर्जी, सबसे पहली चीज़ क्या है कि मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, पहला पॉइंट। दूसरा ओवर अ डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा है एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। मतलब क्या है, जैसे मानिए कि कोई हमारी ऑब्जेक्ट है, इसमें हमने फोर्स लगाया, ठीक है, हमने एफ फोर्स मान लीजिए कि इसमें लगा दिया। एफ फोर्स लगाने के बाद ये इसमें तब तक इसको वर्क नहीं कहा जाएगा जब तक के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है इस प्लेस पर जो इस समय सिचुएटेड है, स्थित है, ये ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं इसके आगे या फिर पीछे की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट जब तक ना हो जाए। ठीक, मतलब यह हुआ कि मेजर ऑफ एनर्जी है, लेकिन किसी भी कार्य को या किसी भी फोर्स, जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसको हम तब तक वर्क नहीं कह सकते जब तक उसमें जो है कि मोशन ना हो जाए। जब ऑब्जेक्ट में मोशन आ जाएगा तभी हम उसे कहेंगे कि हमारा जो है कि वर्क हुआ है।
तो इसी तरह से किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ तब माना जाता है जब पहली बार उस पर कोई फोर्स लगाया जाए, एक्सटर्नल फोर्स एफ, और दूसरा वो डी डिस्टेंस या फिर एस डिस्टेंस पर जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाए। जैसे पहले यहाँ थी, बाद में सरक के यहाँ पर आ जाए, ऐसे थोड़ा आगे या पूरा आगे या कहीं पर मिला के, चाहे आगे चाहे पीछे, उसकी कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। बस वही इतना है कि फोर्स लगे और उसके बाद में फिर डिस्प्लेसमेंट हो। तो यही से आप फिर नोट कर दीजिए इसके बाद कि कंडीशंस फॉर अ वर्क। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा कंडीशंस फॉर अ वर्क। ये देखिए, इसके बाद यूनिट और फार्मूले पे फिर चलते हैं। कंडीशंस फॉर अ वर्क, जैसे यहाँ पे बता दें कि जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसको में दिन भर फोर्स लगाया जाता रहे लेकिन उस पर डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर वर्क किया गया है। डेली लाइफ वाले वर्क में और साइंस वाले वर्क में यही इतना अंतर है कि डेली लाइफ में हम तो फोर्स लगे हैं, बस ये मान लेते हैं कि हमने वर्क जो है वो कर दिया है, लेकिन वर्क में क्या है कि डिस्प्लेसमेंट होना भी जरूरी है फोर्स के साथ साथ। ठीक है, तो कंडीशंस फॉर वर्क में देयर आर मेनली टू कंडीशंस। देयर आर मेनली टू कंडीशंस। अब कौन सी दो कंडीशंस है? तो पहली फर्स्ट क्या है? अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, लगाया गया बाह्य बल। अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड, और दूसरा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर डिस्टेंस न लिख के डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट चाहे जैसे भी ऐसे वैसे घूम के जहाँ पर लास्ट पॉइंट पे आएगी, हम इनिशियल पॉइंट से उसका वहीं से केवल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे बस। हमें उसके आने जाने के पाथ से कोई मतलब नहीं है, बस केवल वो कहीं उसी जगह मतलब केवल हम उसमें डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। हमें डिस्टेंस से कितने डिस्टेंस कवर किया इससे कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट थी, मानिए ये बॉल है, इसको हमने ऐसे ऐसे घुमा कर लेके आए, बाद में जाके फिर यहीं छोड़ दिए, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर फोर्स जो हमारा है वो जीरो है। सॉरी, फोर्स हमारा है लेकिन वर्क डन जो हमारा है, वर्क जो है वो कितना है? जीरो, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं हुआ है। ठीक, तो ये हो गया, ये कंडीशंस हो गई। अब आते हैं फार्मूले पर। फार्मूला, वर्क को अगर हम W से लिख दें, W से वर्क डन, तो फोर्स हमारा F है और इसमें मल्टीप्लाई जब कर देते हैं D से डिस्प्लेसमेंट से, तब यही जो फार्मूला बन जाता है ये हमारा हो जाता है किसका? वर्क डन का। W से क्या है? वर्क डन। F से क्या है? एक्सटर्नल फोर्स, और D से क्या है? डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या है? वर्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स में डिस्प्लेसमेंट जितना होगा उससे मल्टीप्लाई कर दें, सीधा हमारा आंसर क्या आ जाएगा? फोर्स। अब यूनिट के लिए, तो यूनिट हमारी क्या होनी चाहिए? जैसे फोर्स है तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाती है? न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर। तो इसका हमारा आना चाहिए न्यूटन मीटर। न्यूटन और मीटर। न्यूटन मीटर इसकी आ गई यूनिट। NM, कैपिटल N, स्मॉल m, और इसी को हम क्या कह देते हैं? जूल, JOUL, ये जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल J से। जैसे प्रेशर वाले में जो हमारी यूनिट आई थी उसे हम बाद में पास्कल कह देते थे ना। ये जैसे ये वाली फोर्स की यूनिट आती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम क्या कह देते हैं? न्यूटन। तो उसी तरह से न्यूटन मीटर जो हमारी आती है इसे क्या कहते जाता है? जूल। तो वर्क डन की यूनिट क्या हो गई? जूल। फार्मूला हो गया F/D। यूनिट बेसिक यूनिट न्यूटन मीटर है, लेकिन न्यूटन मीटर को जूल भी कहा जा सकता है। तो यहाँ से हमने वर्क पढ़ा, कंडीशन फॉर वर्क पढ़ा, उसका फार्मूला और उसकी यूनिट। अब इतना पढ़ने के बाद में जैसे आपसे कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछता है कि डिफाइन 1 जूल वर्क। डिफाइन 1 जूल वर्क, 1 जूल वर्क को डिफाइन कीजिए।
तो इसमें क्या करते हैं कि इसमें वर्क वही चीज़ है, बस केवल हमें कुछ ऐसा दिमाग लगाना रहता है कि जो हमारा वर्क का जो रिजल्टेंट है, जो हमारा एफ इंटू डी है, वो हमारा एक आ जाए। एफ इंटू डी मल्टीप्लाई एक आ जाएगा तो जूल इसकी यूनिट है, तो 1 जूल हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा। इसे करने के लिए क्या है कि फोर्स को पहली बात हम कर दें 1 न्यूटन, डिस्टेंस को कितनी कर दें 1 मीटर। मतलब समझने के लिए ये है कि जब मान लीजिए 1 न्यूटन फोर्स हमने किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 मीटर, तो उसे कह सकते हैं कि यही जो पूरा हुआ है इसे हम क्या कह सकते हैं कि 1 जूल वर्क है। तो आपसे चाहे जो भी पूछे, 1 जूल वर्क पूछे, 1 न्यूटन फोर्स पूछ दे, 1 पास्कल प्रेशर पूछे, सब में यही करना है कि उसका फार्मूला आप लिखिए। फार्मूले में जिनका जिनका मल्टीप्लाई गुणा है उनको सबको आप बोन करके लिख दीजिए। अब लिखना कैसे ये हम यहाँ पर लिख के बता दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए कि 1 जूल वर्क में बी डिफाइंड एज कैसे डिफाइंड किया जाएगा, व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स is applied on any object, किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है 1 न्यूटन बल, ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाती है 1 मीटर फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, then work done is equal to किसके इक्वल हो जाएगा 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ किसके वर्क के। तब वही चीज़ है, बस केवल हमने इसे स्टेटमेंट के रूप में लिख दिया है बस कि 1 जूल वर्क में भी डिफाइंड एज को डिफाइन किया जा सकता है इस तरह से कि व्हेन जब 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, जब किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए, एंड और द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस 1 मीटर, ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन, देन वर्क डन इज इक्वल टू 1 जूल ऑफ वर्क। तो जैसे ये फोर्स का पूछ रहे तो आप वही देख सकते हैं कि 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इज एफ इज इक्वल क्या होता है एम ए, एफ इज इक्वल होता है एम इंटू ए। तो 1 मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 1 किलोग्राम एंड एक्सीलरेशन प्रोड्यूस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं एक फोर्स हमारा जो है वो कितना है 1 न्यूटन। इसी तरह सबका जो है वो डिफाइन कर दिया जाता है। अब देखिए, अब यहीं पे चाहे इसको इस तरह से पूछे या इसे दूसरा पूछने का तरीका ये है कि वो आपसे कह सकता है कि डिफाइन 1 न्यूटन मीटर वर्क। 1 न्यूटन मीटर का मतलब क्या होता है, 1 न्यूटन मीटर का मतलब जूल, चाहे जूल लिखे चाहे 1 न्यूटन मीटर लिखे, आपको कन्फ्यूज ना हो कि यही अपना आंसर, यही इतना जो है लिख देना है, आपका आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो यहाँ तक हमने जितनी चीज़ें कवर कर लिया है उसे एक बार रिवाइज करेंगे फिर से, लेकिन एक टॉपिक हमारा और बचा हुआ है उसे भी हम कवर कर लें। क्या है वो, टाइप्स ऑफ फोर्स, टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क, टाइप्स ऑफ वर्क में क्या है कि वर्क के कुल मिलाकर कितने प्रकार हैं या फिर वर्क को हम कितने प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्क में देखिए आप, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ फोर्स, 2 टाइप ऑफ, बार बार हमारे मुंह से फोर्स निकल रहा है, 2 टाइप ऑफ वर्क। फर्स्ट में क्या है कि पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्क। हिंदी वाले जो है वो जब हम बोला करें तब उसी हिसाब से अपना लिख लिया करें। बात हमने आपको पहले बताया है कि हम लिखेंगे इंग्लिश में, बोलेंगे हिंदी में, तो हिंदी वाले जब बोले तब लिखें, इंग्लिश वाले साथ साथ नोट करते रहें। ठीक, तो पॉजिटिव वर्क में क्या है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट
विस्थापन is in the direction of the applied force। अप्लाइड फोर्स या फिर देख सकते हैं कि अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, लगाया गया बाह्य बल। अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स मतलब क्या हुआ कि जिस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी अगर उसी दिशा में हो रहा है, तब हम कहते हैं कि वर्क हमारा जो है वो कैसा है, पॉजिटिव वर्क है। तब जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने इस तरफ से फोर्स लगाया, फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट हमारी इस तरफ डिस्प्लेस हो गई, तो हम कहेंगे कि हमारा जो वर्क डन है वो कैसा है, पॉजिटिव। इसी का उल्टा जब हम फोर्स लगाए इधर, वापस आ जाए ऑब्जेक्ट इस तरफ, तब उसे क्या कहा जाएगा, निगेटिव वर्क। सेकंड कौन सा है, निगेटिव है, इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक। इसमें क्या है कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट, जब विस्थापन, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन, अब इसमें कैसा है, अपोजिट टू दैट ऑफ, अपोजिट मतलब उनके उल्टे पर, अपोजिट टू दैट ऑफ, किसके अपोजिट, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। डिस्प्लेसमेंट जो हमारा है, जब वो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, तब हम उसे क्या कहते हैं कि निगेटिव वर्क है। पॉजिटिव वर्क और निगेटिव वर्क। आपके सिलेबस में कुल मिलाकर वर्क के बारे में इतने ही कॉन्सेप्ट्स हैं। इसके बाद एनर्जी शुरू हो जाता है। वर्क का आपका मुश्किल से एनसीईआरटी में 1 पेज या 1.5 पेज दिया हुआ है, ठीक। तो उसमें ज़्यादातर तो वही दिखा है कि वही कि डेली लाइफ में वर्क और साइंस के वाले वर्क में अंतर क्या है। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसमें हमें जितना था वो हमने बता दिया है। इसके बाद वाले वीडियो में अब हम अपना इंटरेस्ट का क्वेश्चंस वर्क के सॉल्व करके फिर थर्ड वीडियो से फिर हम कहाँ पहुँचेंगे, अपने एनर्जी पर। एनर्जी बड़ा टॉपिक है, उसमें वीडियोस काफ़ी आएंगे, ठीक। तो ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव। अब एक बार रिवाइज कर लें कि हमने पीछे से पढ़ा क्या क्या है। सबसे पहले क्या क्या पढ़ना चाहिए बताया जाए, कार्य डेफिनेशन पढ़ लीजिए, परिभाषा हो गई, यूनिट हो गई, फार्मूला हो गया, टाइप्स हो गई, कंडीशंस हो गई। वर्क क्या है, वर्क में मेन चीज़ यही है कि उसमें फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट हो जाना। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, अगर एस की वैल्यू या डी की, यहाँ कहीं एस लिखा रहेगा कहीं डी लिखा रहेगा, दोनों सही है। अगर एस की वैल्यू 0 है तो हम इसे क्या कह देंगे कि वर्क डन हमारा 0, चाहे ये 0 हो जाए चाहे ये 0, दोनों में से अगर एक भी 0 हो गया तो हमारा वर्क डन किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। ये हो गया डिप्रेशन। फोर्स लगे, फोर्स के बाद डिस्प्लेसमेंट हो, तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्क हुआ है। एक चीज़ यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। अभी जब हम आपको एनर्जी पढ़ाएंगे तो इसमें हम आपको ये बताएंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाता है, तब जो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है, उसकी कुछ एनर्जी जिस पर फोर्स लगाया जाता है उस वाली बॉडी को ट्रांसफ़र हो जाती है। तो वही एनर्जी में इसको सही से देखेंगे तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, जब ये फोर्स लगाएगी तो जो एनर्जी इसके पास है वो एनर्जी इसके पास आ जाएगी। ये बाकी पूरा बता दिए, फार्मूला बता दिए, यूनिट बता दिए। दो चीज़ यहाँ पर छूट गई छोटी सी, ये जो यूनिट हमारी है ये कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट, ठीक। फिर सीजीएस यूनिट, एक दूसरे दो यूनिट पढ़ते थे ना, एक एसआई एक सीजीएस। सीजीएस यूनिट इसकी होती है अर्ग, ERG, अर्ग। इसको उस तरह लिखा जाएगा। न्यूटन क्या होती है, डाइन। मीटर की क्या होती है, सेंटीमीटर। न्यूटन सेंटीमीटर, सॉरी डाइन सेंटीमीटर कहा जाता है अर्ग। ऐसा यूनिट हो गया, सीरीज यूनिट हो गई। तीसरा पॉइंट कि ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप कुछ अपने हिसाब से बताइए, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसके लिए क्या है कि इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, सो इस वजह से क्या है कि वर्क डन इज अ
स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब क्या होती थी? अदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी है पहली बात, जूल एसआई यूनिट, सीएच यूनिट अर्ग, फार्मूला वर्क, ये इतना देख लिए। उसके बाद वर्क जूल एनर्जी को हमने डिफाइन कर दिया या 1 न्यूटन वर्क को डिफाइन कर दिया। टाइप्स ऑफ वर्क में पॉजिटिव और निगेटिव, ये इतना इसमें था। कंडीशन से भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए और उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। दोनों में से अगर एक भी चीज़ नहीं प्रेजेंट है तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर वर्क जो है वो किया गया है। तो इसी के साथ हमारा आज ये पहला वीडियो जो कि हमारा वर्क के ऊपर इंट्रोडक्टरी वीडियो था वो ख़त्म होता है। अब अगले वीडियो हम अपने इसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। कीप ऑन